अस्सलामुअलैकुम। जब भी बात होती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, हम जानते हैं कि इसमें कुछ किरदार होते हैं जो कि करते हैं अपना काम। ये यहाँ लिख लेते हैं। एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम हमारे पास होता है हमारा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, और ये इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है जो कि फ्लोट कर रही होती हैं हमारे जिस्म के फ्लूइड्स में। उन चीज़ों को नहीं जो कि हमारे जिस्म के सेल्स में जा चुकी हों या इनफिल्ट्रेट कर चुकी हों। और फिर है हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अब यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में यहाँ पर होते हैं बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा एक्टिव, और जो ये करते हैं वो है यहाँ ये है एक बी सेल, और इस पर है एक ख़ास या स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक है सिर्फ इस बी सेल के लिए और बाकी आम बी सेल्स के लिए नहीं। अगर ये करोड़ों बी सेल्स में से वो एक बी सेल है जिसके पास है वो लॉक, वो मैचिंग लॉक इस चाबी का जो कि है आने वाला पैथोजन, तो ये पैथोजन जुड़ेगा इस बी सेल से, शायद ये हो वायरस या फिर बैक्टीरिया या किसी भी किस्म का पैथोजन। फिर ये बी सेल जो ये है ये हो जाएगा एक्टिवेट, और हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये एक्टिवेशन जो है ये हर दफ़ा नहीं होती या सिर्फ इससे नहीं होती। खैर, तो जैसे ये हो गया एक्टिवेट, ये जाएगा मेमोरी सेल्स में, मेमोरी बी सेल्स जो कि मुख्तलिफ शक्लें हैं इस वाले बी सेल की, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसकी कॉपीज़ बन जाएं, क्योंकि इस वाले वायरस को पहचानते हैं ये, ताकि अगर ये वायरस दोबारा कभी दाखिल हो तब हमारे पास इस बी सेल की मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हों इससे निमटने के लिए। फिर आते हैं इफेक्टर सेल्स, ये दोनों ही हैं बी सेल्स। तो ये यहाँ पर एक दफ़ा ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये शुरू करता है ख़ुद की कॉपीज़ बनाना, और मेमोरी सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं इसके एक्टिवेट होने का इंतज़ार करते हैं मुस्तक़बिल में। और मैं यहाँ एक ही मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी बना रही हूँ, लेकिन असल में ये हज़ारों लाखों होती हैं। थोड़ी सी और बना लेती हूँ यहाँ। तो अगर अब दोबारा ये वायरस आता है जिस्म में तो ये और जल्दी रिएक्ट करेंगे इसके आने पर, और फिर इफेक्टर बी सेल्स जो हैं ये बन जाएंगे एंटीबॉडी फैक्ट्रीज़, और फिर ये अपनी कॉपीज़ और मुख्तलिफ शक्लें बनाएंगे। ये ऐसे बाहर निकलती हैं और टैग करती हैं इस एंटीजन को। यहाँ वैसे एक चीज़ और हो रही है, और वो ये कि यहाँ बी सेल बन रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये क्या करता है, ये जैसे ही इसे पहचानता है और होती है इसकी इंटरेक्शन इस एंटीजन से, ये मैच कर जाता है इसकी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी से और इसके वेरिएबल पोर्शन से। ये इसको एंडोसाइटोस कर लेता है, ये इसे अंदर खा जाता है, या कह लें कि अंदर ले लेता है, इसे अंदर खींचता है, इसके टुकड़े करता है, और फिर इसका एक हिस्सा बाहर की तरफ प्रेजेंट कर देता है MHC2 मॉलिक्यूल पर। इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये MHC2 मॉलिक्यूल्स हैं ही क्यों, हम ये एंटीजन्स किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे सेल मीडिएटेड की, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम बात करें टी सेल्स की। और ये टी सेल्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये बनते हैं थाइमस में। इनकी भी दो किस्में होती हैं, एक हैं हेल्पर टी सेल्स और हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, या वो सेल्स जो मारते हैं दूसरे सेल्स को। इनको इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ बी सेल्स जो हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये जुड़ती हैं वायरस से या बैक्टीरिया से और इन्हें करती हैं डिसेबल, या फिर इन्हें टैग करती हैं ताकि दूसरे मैक्रोफेजेस इन्हें खा लें। तो ये किसी भी तरह इन्हें ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये वहाँ काम की चीज़ है जहाँ चीज़ें तैर रही होती हैं या फ्लोट कर रही होती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये हैं वो अटैक करने वाले सेल्स जो कि इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं। ये तीनों हैं यहाँ लिम्फोसाइट्स, और ये इसलिए लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये बने हुए होते हैं बोन मैरो में। तो ये वाले जो हैं ये इनके पीछे भागते हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, और ख़ुद भी फ्लोट करते हैं, और ये जो हैं ये सीधा डायरेक्टली मारते हैं सेल को जो किसी ना किसी तरह से हैं एबनॉर्मल या हैं टूटे हुए। ये कुछ भी हो सकते हैं।
अब सवाल यहाँ आता है कि ये क्या करते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स, ना ही ये एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और ना ही ये सेल्स को डायरेक्टली मार रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये एक तरह से इम्यून सिस्टम का है अलार्म, और कुछ हद तक ये बहुत अहम है। हमने यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाली बात की थी, ठीक है। अब जब एक दफ़ा कोई चीज़ हो जाती है प्रेजेंट, तो यहाँ आते हैं हेल्पर टी सेल्स। तो यहाँ मैं बनाती हूँ एक डेंड्रिटिक सेल, इसको मज़ीद समझाने के लिए। ये है कुछ ऐसा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा डेंड्रिटिक सेल इधर, ये है फैगोसाइट, और सोचें जैसे इसने पहले ही एक बैक्टीरिया खाया हुआ है। अब ये इसे तोड़ता है और अब एक तरह से इसे कर रहा है प्रेजेंट MHC2 कॉम्प्लेक्स पर। तो ये है यहाँ MHC2। ये इसका एक तरीका है ये बताने का कि ये देखो, मैंने इसको पकड़ा है जो कि घूम रहा था बॉडी टिश्यूज़ में। शायद ये कुछ बड़ा करने वाला था और इसके लिए हमें अलार्म बजाना ज़रूरी था। तो यही चीज़ है जो हेल्पर टी सेल करता है। तो ये यहाँ ये सब कुछ हुआ और ये यहाँ ऊपर इसका एक हिस्सा है। अब हेल्पर टी सेल जो है इसके पास होता है एक रिसेप्टर टी सेल का। तो जैसे यहाँ ये हेल्पर टी सेल है मौजूद, इस पर है टी सेल रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर जुड़ेगा और यहाँ मैं बहुत पर्टिकुलर होकर बात करूँगी। बी सेल्स की तरह इसकी भी होती हैं बहुत सी वेरिएशंस होती हैं बाइंडिंग को लेकर। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास यहाँ एक और टी सेल रिसेप्टर हो लेकिन इसका वेरिएबल पोर्शन हो मुख्तलिफ, तो ये कभी भी इस डेंड्रिटिक सेल से नहीं जुड़ेगा। ख़ास पोर्शन ही जुड़ेगा इस सेल से जिसे हम वेरिएबल पोर्शन कहते हैं। सिर्फ ये वाला ही इस वाले से जुड़ेगा जिसके पास इससे जुड़ने वाला रिसेप्टर मौजूद होगा। इसीलिए ये पूरा सिस्टम जो है ये कहलाता है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, क्योंकि इसमें सारी जो जुड़ने वाली चीज़ें हैं वो निहायत स्पेसिफिक होती हैं, ख़ास होती हैं, ख़ास कामों के लिए। ये हर एक पर असर नहीं रखती, इसलिए ये है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो अब ये जुड़ेगा और हो जाएगा एक्टिवेट, और जब ये एक्टिवेट होगा तो होंगी दो चीज़ें। बी सेल्स की तरह ये भी प्रोलिफरेट करेगा और बनाएगा अपनी कॉपीज़, और इन कॉपीज़ के मज़ीद कुछ सबसेट्स जो हैं बनेंगे। इफेक्टर सेल्स, और नाम से ही लग रहा है ये कुछ ना कुछ करते होंगे। ये हैं यहाँ इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स, और कुछ बन जाते हैं मेमोरी हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद। अब मेमोरी सेल्स यही करेंगे कि अगर अगले 10 साल तक भी ये वायरस आता है दोबारा तो ये इंटरैक्शन देखने को मिलेगी, और यही सब कुछ जो यहाँ हो रहा है ये देखने को मिलेगा अगर अगले 10 साल भी ये वायरस आता है। और मेमोरी सेल के नाम से ही हमें लगता है कि ये मेमोरी रखते हैं, ये याद रखते हैं इस वायरस की जिनसे इनकी इंटरैक्शन होती है। इसके भी अपने पेरेंट जैसे टी सेल रिसेप्टर्स होंगे मौजूद। इस इफेक्टर टी सेल में भी होगा यही। अब यहाँ इफेक्टर टी सेल क्या करता है? ये भी देता है अलार्म। ये है इफेक्टर टी सेल और ये हो गया है एक्टिवेट, और याद रहे ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये हेल्पर टी सेल का इफेक्टर सेल है। ये रिहा करना शुरू कर देते हैं साइटोकाइंस। तो जो अलार्म वाला हिस्सा है और अलार्म वाला जो काम है दरअसल ये हैं जो ये काम सरअंजाम देते हैं। तो अगर आपके पास होंगे दूसरे एक्टिवेटेड लिम्फेटिक सेल्स तो ये जो हैं इन्हें मज़ीद तैयार कर देता है लड़ने के लिए और अपने इम्यून रिस्पॉन्स को और तेज़ करने के लिए। तो साइटोकाइंस जो हैं ये केमिकल अलार्म हैं एक तरह से। ये सबको कहता है कि बस हो जाओ तैयार और पहन लो अपने यूनिफॉर्म्स लड़ने के लिए। तो ये इन्हें तैयार करता है और बी सेल को भी ये यही कहता है कि करते रहो प्रोलिफरेट। तो जब एक एक्टिवेटेड बी सेल जो है इसे मिलता है यहाँ कुछ, ये है एक्टिवेटेड बी सेल, जब इसको मिलते हैं यहाँ कुछ साइटोकाइंस जो कि शायद आते हैं एक लोकल हेल्पर टी सेल्स से, तो ये इसे कहते हैं कि डिवाइड होते रहो और अपना काम जारी रखो। अगर ये बी सेल हुआ हो एक्टिवेटेड, और हम इस बारे में और बात करेंगे अगर हमें ये सूरत मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारे बी सेल्स जो हैं वो हो जाएं एक्टिवेट। अब एक और चीज़ है जो इफेक्टर टी सेल करता है और वो ये कि
कि इसको अगर हम बी सेल के हवाले से देखें तो पहले मैं यहाँ बना लेती हूँ एक बी सेल ताकि हमें ये और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ है जैसे एक बी सेल और इस पर है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, और याद रहे ये एक ख़ास वर्जन होगा इसका अपना ख़ास वेरिएबल पोर्शन होगा इधर, और फिर ये जुड़ता है एक पैथोजन से यहाँ। ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम वाली बात हमें हर मरहले पे याद रखनी है। अब तक हम कह रहे थे कि ये है एक्टिवेटेड जब भी ये जुड़ता है पैथोजन से, इसे लेता है अंदर, इसका एक हिस्सा लेता है और इसे काट देता है और फिर इसे यहाँ प्रेजेंट करता है MHC2 मॉलिक्यूल पर, और फिर ये बाकी चीज़ें करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, मेमोरी सेल्स बनाएगा वगैरह वगैरह। ये बात इस तरह से कहना ज़्यादा बेहतर होगी कि ये है इसका पहला स्टेज, लेकिन अभी यहाँ इस वक्त ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है। अभी ये बी सेल्स स्पेसिफिक हैं इस वायरस से, इसने सब करके यहाँ एंटीजन प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये अब भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है। ये चीज़ें करके भी एक तरह से कह लें कि तैयार है एक्टिवेट होने के लिए। यहाँ इसने इस वक्त पे प्रोलिफरेशन करना या डिफ्रेंशिएट करना शुरू नहीं किया। इसको पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए है एक एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल, जो कि इसी वायरस के लिए स्पेसिफिक है, और यही वजह है कि ये यहाँ एक्टिवेट होने के बाद बनाएगा मेमोरी और इफेक्टर सेल्स, और इनमें से एक इफेक्टर सेल जो है जो कि स्पेसिफिक होगा, याद रहे इसी वायरस से ये आएगा और जुड़ेगा इससे यहाँ पर, और ये चीज़ करेगी बी सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट, ठीक है। ये कहलाती है टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन, जो कि आम तौर पर देखी जाती है। ये जो पूरा मरहला आप देख रहे हैं बी सेल के एक्टिवेट होने का हेल्पर टी सेल से, ये आम तौर पर होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये डिफरेंट भी होता है, ठीक है। तो ये टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन हुई, और फिर यहाँ से बी सेल जो है ये हो गया पूरी तरह से एक्टिवेट, और इसने शुरू कर दिया प्रोलिफरेट करना, और डिवाइड होना भी ये शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ बनेंगी एंटीबॉडीज़, बहुत सारी एंटीबॉडीज़, और फिर प्रॉपरली जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का वो शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया हो कि हेल्पर टी सेल्स किस तरह करते हैं अपना काम। तो आज के लिए इतना ही।